Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 21st March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel EduWords IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो इन फ्रंट पेज ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है इंडियाज वोटर्स डिजर्व अ बॉन्ड अ प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए. अगर यहाँ पर इस एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है तो ये पूरा जो आर्टिकल है आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. सो इंडियाज वोटर डिजर्व अ बॉन्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी की और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. ठीक है. अब इस आर्टिकल में जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इस आर्टिकल में वही इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया गया है कि इफ यू सी सो देयर आर फ्यू बेसिक tenets of good law and public policies, lack of ambiguity, enforceability, predictability and accountability. जितने भी यहाँ पर आपके लॉज आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आती है गवर्नमेंट, बहुत सारे यहाँ पे लॉज लेकर आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उनका एनफोर्समेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता, प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है और अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं. सो ऑल लॉज एंड पॉलिसीज आर फ्रेम्ड विद the purpose of addressing a public issue with a view to improving the situation from when the problem was identified. तो यहाँ पर हमारा लॉज और किसी भी पॉलिसीज को लेकर आने का मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी पब्लिक इश्यूज हैं हम उन्हें क्या करें, एड्रेस करें. सिचुएशन यहाँ पर जो भी है हम उसे इम्प्रूव कर सकें, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करें और उसे यहाँ पर रिजॉल्व करें. ओके, अब इसी के चलते क्या आता है, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है. ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों आई. इसमें पहले क्या होता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर फंडिंग दी जाती थी, तो हमारा टारगेट ये था कि हम बात करते हैं जब हमारा 2017 एंड 17 और 18 का जो बजट था, उस बजट के पैराग्राफ 143 में ये था, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमारा गवर्नमेंट का अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू एलिमिनेट ब्लैक मनी, कि हमें क्या करना है, ब्लैक मनी को एलिमिनेट करना है. इसी के चलते हमारा क्या आता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ब्लैक मनी है वो किस में जाता है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में यहाँ पर जाता है. ओके, सो इवन 70 years after independence the country has not been able to evolve a transparent method of funding political party, which is vital in the system of free and fair election. An attempt was made in the past at amending the provision of the Representation of People Act, Companies Act and the Income Tax Act to incentivize donation by the individual partnership firms. तो यहाँ पर देखिए 70 साल से ज्यादा यहाँ पर आजादी को, इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग दी जाती है उसका एक कोई ट्रांसपेरेंट मेथड अभी तक नहीं लेकर आ पाए हैं. और ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो यहाँ पर कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, इसके बारे में हम क्या कर पाए, एक ट्रांसपेरेंट मेथड को लेकर आ पाए. क्योंकि जो आपका पॉलिटिकल पार्टी है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये हमारी कंट्री का एक पिलर की तरह है. फ्री और फेयर इलेक्शन होना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका एक फीचर क्या है आपका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, तो हम अभी इसको इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से कितनी फंडिंग मिल रही है. इसी के चलते आपका क्या आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है, जिस स्कीम में हमने बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर फंडिंग दी जाएगी, डोनेशन होगा थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड होगा. और इसमें बस एक चीज यहाँ पर ऐड की गई कि
जिससे हमने ये सोचा कि ये जो ईबीएस होगा आपका विल ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पॉलिटिकल फंडिंग बाय प्रिवेंटिंग फ्यूचर जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। तो हमने ईबीएस मतलब कि हम ये प्रपोज किया गया 2017 में स्कीम को, जिसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर लेकर आएगा और ब्लैक मनी का यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी होती हैं। बट हमने ये भी देखा आपका जो ईबीएस है इसमें एक क्लॉज ये है कि जो भी यहाँ पर पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड को दे रहा, सो द रियल ट्विस्ट इज द टेल इज दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 of the electoral bond scheme 2018, the information furnished by the buyer shall be treated confidential by the authorized bank and shall not be disclosed to any authority for any purpose except when demanded by competent court or upon registration of criminal case by any law enforcement agency। अब इसमें यहाँ पर ये ट्विस्ट आता है, आपका जो ईबीएस है इसमें एक आपका सेक्शन है सेक्शन 7 सब क्लोज 4। ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी मतलब कि हमने यहाँ पर बॉन्ड लिया है तो वो कैसा रहेगा, इट विल बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल। उसमें यहाँ पर किस पर्सन ने लिया है ये पूरा एनोनिमस रहेगा, है ना, उस पर्सन का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, और जिस बैंक से लिया है वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके रखेंगे। हाँ, और किसी भी अथॉरिटी को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पास नहीं करेंगे। बट कब कर सकते हैं कि अगर कोर्ट ने यहाँ पर डिमांड करी या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पर डिमांड करी तो फिर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब देखिए इसी में चलते कुछ लोगों ने यहाँ पे पिटिशन फाइल की और ये कहा कि ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईबीएस की, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, तो ये कहां से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ला रहा है और ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो आपकी रीजनल और स्मॉल मार्जिनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और यहाँ पे जो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, इनके बीच में क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी को क्रिएट कर रहा है। जो कि हमारा आर्टिकल की हम बात करते हैं, आर्टिकल जो हम राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमारे इस राइट को वॉलेट कर रहा है। एंड राइट टू इक्वालिटी इस आर्टिकल 14 ये इसको क्या कर रहा है, हमारा वॉलेट कर रहा है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने, आप सभी को याद होगा, यहाँ पर अपना जजमेंट दिया था, यहाँ पर अपना वर्डिक्ट दिया कि क्या करना है आपको, एसबीआई को जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो उन्होंने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ओके, कि आपका जो ये स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड, उन्होंने एसबीआई को ऑर्डर दिया कि आपको क्या करनी है, जितने भी मतलब जब से 2019 से लेकर यहाँ पर 2024 जनवरी 2024 तक जिन लोगों ने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया है, यहाँ पर उस परचेस बायर का नाम आपका आना चाहिए और किसने यहाँ पे इसे इनकैश, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसे इनकैश कराया है ना, उसे रिडीम भी कराना होता है तो उसका नाम यहाँ पर, और जो आपका बॉन्ड होता है उसमें एक नंबर होता है, जिसे उस नंबर को भी यहाँ पर आपको क्या करना है, सामने रखना है। लेकिन हमने ये देखा कि एसबीआई ने क्या किया था, कुछ ही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंड ओवर की थी, सारी नहीं की थी। फिर इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिए थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर्स आप तक पहुंचाने होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो इट इज फॉर पार्लियामेंट टू वर्क इट आउट। तो ये क्या है, पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर काम हो जाता है कि इस पर वो काम करें। सो मैनी प्रोपोनेंट ऑफ ईबीएस हैव क्रिटिसाइज्ड the court for not suggesting a less worse method of political funding and dragging political parties to the dark alley of black money. I do not think it is for court to decide the future course because parliament has the mandate to find a solution and has superior wisdom in making laws. अब देखिए इसमें ये अभी थोड़ा सा कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कोर्ट को यहाँ पर कोई एक दूसरा मेथड लेकर आना चाहिए था, या तो क्योंकि ये तो यहाँ पर लॉज बनाना, ये सारी चीजें लेकर आना, ये किसका काम होता है, आपका पार्लियामेंट का काम होता है। ओके, बट हियर यू विल सी अ रीजनेबल वे फॉरवर्ड कैन ओनली बी फाउंड थ्रू अ वेल मीनिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस एंड नॉट थ्रू कोर्ट फाइट्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस लेकर आनी चाहिए, ना कि यहाँ पे जो कोर्ट्स के कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं उस बेसिस पर हमें यहाँ पर काम करना चाहिए। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें वैसे इतना कुछ खास नहीं था। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज एलिमिनेटिंग डिसीजेस वन रीजन एट अ टाइम। अब देखिए, हम किसी भी डिसीज की बात करते हैं, कोई भी बीमारी होती है उसे एलिमिनेट करना है। हम मलेरिया की बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स हुआ, आपका चिकन पॉक्स हुआ, काला अजहर के बारे में आप लोगों ने भी सुना ही होगा। देयर आर सो मेनी डिसीज लाइक दिस। हम बात करते हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस है, आपका डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो इन्हें हमें क्या करना है, मलेरिया का जो एपिडेमिक्स है इसे 2030 तक हमें
एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कि अब उस रीजन में या तो एक दो केस आ रहे हैं या फिर अब बिल्कुल भी उस बीमारी के, उस डिसीज के कोई भी केसेस नहीं आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ये जो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है इतनी इजी होती है? तो आंसर इज नो। ये यहाँ पर इतनी इजी मतलब कि इतनी आसान बिल्कुल ही नहीं होती है। अब ये आर्टिकल क्यों आया है? द कार्टर सेंटर, अ लीडर इन द ग्लोबल एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीजेस, recently reported the Guinea worm disease was close to eradication। तो गीना में यहाँ पर एक डिसीज है, उसका नाम है वर्म डिसीज। ओके, वर्म डिसीज। अब यहाँ पर गीना में सिर्फ कुछ ही केस यहाँ पर रह गए हैं और अब यहाँ पर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे एज मतलब कि ये जो डिसीज है पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है, वहां से एलिमिनेट हो चुकी है। सो फ्रॉम 3.5 मिलियन केसेस a year in 21 countries in 1986। वर्म डिसीज की बात करते हैं 1986 में 21 कंट्रीज में यहाँ पर 3.5 मिलियन से ज्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं। ओके, इन 5 कंट्रीज इन 2023। अब यहाँ पर ये जो नंबर है वो ड्रॉप डाउन होकर कितना हो चुका है? सिर्फ ये कुछ ही 5 स्टेट्स या 5 कंट्रीज में हमें 13 टोटल, मतलब अगर हम 5-6 स्टेट्स का मिलाकर देखें तो सिर्फ 13 से 14 केसेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मतलब कि जो हमारा रिडक्शन रेट है इट इज 99.99%। ओके, सो दिस वुड बी द सेकेंड डिसीज आफ्टर द स्मॉल पॉक्स। अब यहाँ पर ये सेकेंड डिसीज होगी आफ्टर द स्मॉल पॉक्स, जिसको हमने क्या किया है यहाँ पर एरेडिकेट किया। और हम इसकी और एक बात बता दिया जाए कि इसका कोई मेडिकेशन नहीं है, ना ही इस डिसीज का कोई वैक्सीन है। ओके, सो दिस हैज क्रिएटेड इंक्रीज अटेंशन टू डिसीज एलिमिनेशन। अब इस यहीं से क्या होता है, डिसीज एलिमिनेशन का एक अटेंशन हमने क्या क्या क्रिएट किया है। अब हमारे पास बहुत सारे डिसीज है जिसे हमें एंड करना है। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक्स ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज बाय 2030। और ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशन, ये हमारा टारगेट भी है। अब बात करते हैं कोई भी जो डिसीज होती है उसे कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो इतनी इजी नहीं होती। पहली बात तो हमें वो रीजन यहाँ पर क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किस रीजन में यहाँ पे कितने ज्यादा मतलब कि केसेस आ रहे हैं। सारी चीजें हमने ये करी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज हाईली डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव टू इनहेंस द हेल्थ ऑफ द पीपल स्पेशली द पुअर हु आर द मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शियस डिसीज। सबसे ज्यादा हम किस पर फोकस करना होता है? पुअर पीपल पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर टू दीज इन्फेक्शियस डिसीज। ये जो इन्फेक्शन और वायरस के थ्रू ये आपके डिसीज का स्प्रेड होता है, तो पुअर पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। ओके, सो देयर आर मेनी रीजंस टू रिकमेंड डिसीज एलिमिनेशन एज अ पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं ना। इसके लिए यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टिफिकेशन बाय द इंटरनेशनल एजेंसी आर रिगरस एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसे इम्प्रूव करना होता है। डायग्नोस्टिक की जो प्रोसेस है और सर्विलेंस की प्रोसेस है इसके यहाँ पर हमें और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। इसमें जो आपका फील्ड स्टाफ है और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम कोई जैसे कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं कुछ तो हॉस्पिटल्स के थ्रू हमें पता चल जाती है, लेकिन देयर आर सो मेनी डिसीज, सो मेनी पीपल हु डोंट गो टू द हॉस्पिटल, है ना, वो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। सो हियर हमको फील्ड स्टाफ और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो और वो भी ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, उनमें यहाँ पे मोटिवेशन होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होनी चाहिए, उनके जो गोल्स हैं वो यहाँ पर डिफाइंड होने चाहिए, एंड जो हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट है उसे हम क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इन सब के बाद यहाँ पर हाई पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट्स और पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए। ओके, सो दीज एफर्ट्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट द हेल्थ सिस्टम। सो ये जो आपके एफर्ट्स हैं ये पॉजिटिवली हमारे हेल्थ सिस्टम को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। सो बट elimination of transmission is challenging and resource intensive. It imposes an onerous load on the system and could lead to the neglect of the other important health function. Okay, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा important हो जाता है।
ना हियर जो हमारा वीक हेल्थ सिस्टम है वहां पर यही डिसीजेस क्या करती हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम को वीक बनाती हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब नीड फॉर सर्विलेंस सिस्टम, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, स्पेशली गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए जिससे कि हम जो इंसिडेंट्स हैं उसको कैप्चर कर सकें। यहाँ पर लेबोरेटरीज को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, जो स्क्रीनिंग है एंड कंफर्मेशन, इंश्योरिंग दैट मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल are available and training the workforce on a rigorous requirements of an elimination strategy। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि किसी भी डिसीज को हमें अगर एलिमिनेट करना है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड वी शुड डू। ओके, सो द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ पर जो सर्विलेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट को हर एक फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होना होगा, चाहे वो सर्विलेंस सिस्टम हो या फिर हमें जो कुछ केसेस है उनको कैप्चर करना है, लैब में अगर उनके बारे में हमें कुछ रिसर्च करनी है कि स्क्रीनिंग करनी है, कंफर्मेशन हो रहा है, मेडिसिन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडिया अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल केस लोड ऑफ लिम्फेटिक फिलरेसिस। तो यहाँ पर 40% जो ग्लोबल केसेस हैं उसमें से इंडिया में ग्लोबल केसेस में 40% जो ये लिम्फेटिक फिलरेसिस केस है ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा टारगेट है वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा यहाँ पर 1997 में टारगेट रखा गया था कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। सो इट इज प्रिवेंटेबल ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विलेंस। तो यहाँ पर फ्यू स्टेट्स में तो ये हमने इसको प्रिवेलेंट कर लिया था और इसका जो एलिमिनेशन है वो सर्विलेंस के थ्रू और वेक्टर कंट्रोल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट था उसके थ्रू हमने क्या किया, इस डिसीज को एलिमिनेट किया। सो ऑन द अदर हैंड पैथोजेंस ऑफ सम टारगेटेड डिसीज हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पर कुछ जो टारगेटेड डिसीज होती हैं उनके जो पैथोजेंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, वॉट एवर इट इज, जिसके द्वारा यहाँ पर ये आपकी जो डिसीज यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ओके, सो आफ्टर रीजनल सर्टिफिकेशन सच एज एरिया कैन बी रिंग फेंस्ड विद बेटर कंट्रोल इन एडजॉइनिंग एरियाज which can then move to elimination when they are assessed to be ready। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम स्पीक्स टू पुतिन, जेलेंस्की कॉल्स फॉर डायलॉग्स डिप्लोमेसी टू एंड वॉर। अब देखिए यहाँ पर ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है ये 2 साल से ज्यादा यहाँ पर इसको हो चुके हैं। सो अभी यहाँ पर आप सभी को पता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करें, उन्होंने अभी फिर से इलेक्शन को यहाँ पर विन किया है और इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्हें यहाँ पर बुलाया कि यहाँ पर जो ये अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है अब इसे जल्द से जल्द हमें खत्म करना होगा। सो मिस्टर मोदी फर्स्ट कॉल मिस्टर पुतिन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विक्ट्री इन द रीसेंट इलेक्शन एंड फॉलोड इट अप with call to Mr. Zelensky and reiterated India's commitment to do everything within it means to support a peaceful solution। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, स्विट्जरलैंड में आपका पीस समिट ऑर्गेनाइज हो रही है। तो इस समिट के इनॉग्रल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मिस्टर जेलेंस्की को और जो हमारे रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन है इनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है और ये कहा गया है कि इनसे हम बातचीत करेंगे जिससे कि हम क्या कर सके, ये जो आपका कन्फ्लिक्ट है इसे हम क्या कर सके, रोक सके। सो मोदी स्पीक टू रशियन प्रेसिडेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विक्ट्री इन द रीसेंट इलेक्शन। ही फॉलोज it up with a call to the Ukrainian president to reiterate India's commitment to do everything within its means to support a peaceful solution। कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पीसफुल सॉल्यूशन को लेकर आए और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसे हम खत्म करें। आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो भूटान की विजिट में जाने वाले हैं, बट अभी ये जो विजिट है वो आपकी कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू सम इंसेलमेंट वेदर। यहाँ पे जो वेदर है वो इतना प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्लानिंग थी उसको यहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया गया। ना द नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं पॉलिटी में। ओके, सो डोंट यूज काउंसलिंग टू टर्न LGBTQ पर्सन अगेंस्ट देयर आइडेंटिटीज से सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जज बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि कोई भी कोर्ट होता है
है ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं करें, आपके जो हाई कोर्ट है, रीजनल कोर्ट्स हैं, तो उन्हें ये कहा जा रहा है, ये कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी भी पर्सन को जो LGBTQ कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो उन्हें आप ये नहीं कहेंगे कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, कि आपकी जो आइडेंटिटी है तो इसके लिए आपको एक काउंसलिंग की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन जजेस अगेंस्ट यूजिंग द कोर्ट order counseling of members of the LGBTQ plus community as the way to turn them against their own identity and sexual orientation। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उनके अगेंस्ट में उनको टर्न कर रहा है और उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। इससे क्या होता है, वो यहाँ पर अपने पार्टनर्स जो होते हैं उनसे सेपरेट हो जाते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनको अपने आप से यहाँ पर अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये जो आपका जो वर्डिक्ट है किस में आया है, तो यहाँ पे हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। अब इसमें यहाँ पर जो हीबियस कॉर्पस क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो आप सभी को पता है रिट्स क्या होते हैं। सो रिट्स आर द रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टिंग इंडियन सिटीजन्स टू परस्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वॉलेटेड। तो ये रिट्स क्या होते हैं, हमारे रिटन ऑर्डर्स होते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वॉलेट होते हैं, आपके जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, तो ऑन द वॉल्यूशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो बाय आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन ऑफ इंडिया may petition the Supreme Court of India and the High Court for constitutional remedies if their fundamental rights have been violated। कि देखिए आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये जो रिट्स होती हैं टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हीबियस कॉर्पस, को वेरेंटो एंड सर्जरी। अब हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। सो हीबियस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी। सो इसका पर्पस ये होता है टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन अ प्राइवेट कस्टडी। तो अगर किसी पर्सन को यहाँ पर प्राइवेट कस्टडी में लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है और उसका मतलब अनलॉफुल तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पर्सन को रिलीज किया जाएगा। मैंडेमस क्या होता है, वीक कमांड, यहाँ पर कमांड होता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज बाय द लोअर कोर्ट। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होती है, जो लोअर कोर्ट होती है कभी ऐसे यहाँ पे ऑर्डर्स दे देती है, तो यहाँ पर जो पब्लिक ड्यूटीज है उसे सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैंडेमस का यूज किया जाता है। सर्जरी की बात करते हैं, टू बी सर्टिफाइड टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय द एन इंटीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। प्रोहिबिशन की बात करते हैं, तो ये कोर्ट को क्या करता है, एक तरीके से प्रोहिबिट करता है फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई। तो अगर कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है तो वहां पर उस केस को प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब रोक लगाना। को वेरेंटो की बात करते हैं, सो व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। कभी कभी क्या होता है कि वो पर्सन, कोई XYZ पर्सन है, वो ऐसे ऑफिस को होल्ड कर लेता है जिसके लिए वो एंटाइटल ही नहीं है, तो इसमें यहाँ पर आपका को वेरेंटो लगता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ इन हियर यू विल सी सेंटर नोटिफाइड फैक्ट चेक यूनिट टू स्क्रीन ऑनलाइन कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट चेक जो आपका अंडर द IT रूल 2021 है, इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, फैक्ट चेक यूनिट को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है, जो क्या करेगा, ऑनलाइन जो आपके कंटेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। कि मतलब यहाँ पर जो कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। हमने इसका बहुत ज्यादा ये भी दिखा था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्प्रेड होता है, तो इसी के चलते यहाँ पर PIB के द्वारा फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई किया गया है, जो कि जितने भी ऑनलाइन कंटेंट है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी किया है कि ये जो फ्री प्रेस है इसको थ्रेट कर रहा है ना, इसका वॉल्यूशन हो रहा है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो ये इसको वॉलेट कर रहा है। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकलकर हमारे सामने आती हैं। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।